हेलो बच्चों, आज आपका लेकर आ गए एग्रीकल्चर का क्लास 12 का जूलॉजी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं चैप्टर 2 सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव और इसके हम लक्षणों को पढ़ेंगे व इनके बीच अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, सजीव को बोलेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लक्षण को कहेंगे कैरेक्टर्स एंड डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, और सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं, और सजीव और निर्जीव के बीच अंतर क्या है। आज हमको क्या करना है, इतना ही इस चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं जैव व्यवस्था। जैव व्यवस्था, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जैव व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसे पढ़ना है कि जैव व्यवस्था का क्रम क्या होता है, जैव व्यवस्था का क्रम कैसे मैनेज होता है। सबसे जैव व्यवस्था में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा कि परमाणु व अणु होंगे, और वो परमाणु व अणु मिलकर क्या करेंगे, जैसे परमाणु होगा, परमाणु से अणु बनेंगे, और अणु से क्या बनेगा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या होंगे, परमाणु होंगे, परमाणु से मिलकर क्या बनेंगे, अणु बनेंगे, फिर अणुओं से मिलकर क्या बनेंगे, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक बनेगा, फिर कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, आपका जीव द्रव्य बना लेंगे, जीव द्रव्य बनाएंगे, या हम जिसे बोलते हैं जीवित अणु, क्या बोलेंगे, जीवित अणु का फॉर्मेशन करेंगे। और जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी परमाणु व अणु मिलकर क्या करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे। फिर कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से क्या होगा, जीव द्रव्य बनेगा, और जैसे ही जीव द्रव्य का फॉर्मेशन होगा तुरंत क्या बन जाएगी, आपकी एक कोशिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसी कोशिका के बारे में आपको क्या पढ़ लेना है कि यही कोशिका क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यही कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए सेल। ठीक है, देखो अब कोशिका यहाँ से क्या करेगी, कोशिका को दो भागों में बांट लिया गया, यानी कोशिका दो प्रकार की मिलने वाली है। एक आपको मिलेगी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा, और एक हो जाएगी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा। यानी सेल का फॉर्मेशन होगा। सेल क्या होंगे, सेल में दो डिवीजन बढ़ जाएंगे, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बन जाएगी और एक यूकैरियोटिक कोशिका बन जाएगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये होती है केंद्रक विहीन, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, ये केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। ध्यान से समझना, जीव द्रव्य बनेगा, ठीक है, और जीव द्रव्य से कोशिका बनेगी। कोशिका क्या होती है, यही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, जिनमें केंद्रक नहीं होगा,
यानी क्या होगी, जिनमें केंद्रक नहीं होगा, यानी सेल होगा, ऐसे सेल होगी, और सेल के अंदर क्या होगा, ऐसे साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होगी कि यूकैरियोटिक हो जाएगी कि सेल होगी और सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक क्या होगा, नाभिक होगा, ठीक है, एक नाभिक होगा। तो ये कैसी हो गई, यूकैरियोटिक हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, अभी कोशिका क्या करेगी, कोशिका से क्या बनाएगी, ऊतक, ऊतक बना लेगी। ऊतक को क्या बोलते हैं, टिश्यू, ऊतक को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर ऊतक आगे चलकर क्या बनाएगा, आपका ऊतक तंत्र बना लेगा, ऊतक तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। फिर ऊतक तंत्र क्या करेगा, आगे ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गन बना लेगा, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा, अंग से क्या बन जाएगा, अंग तंत्र का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। फिर ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, अंग तंत्र मिलकर क्या करेगा, एक जीव बना लेगा, क्या बनाएगा, एक जीव, यानी जीव ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। और ये जीव क्या करेंगे, अपनी जनसंख्या, बहुत सारे जीव मिलकर क्या करेंगे, एक समष्टि बनाएंगे। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, समष्टि का मतलब जनसंख्या, समष्टि बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन बनाएंगे। जीव क्या करेगा, पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, समुदाय कहलाएगी, क्या कहलाएगी, समुदाय, यानी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगा। और समुदाय के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, पारितंत्र का, पारितंत्र का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और पारितंत्र के बाद हमारा निर्माण हो जाएगा जीव मंडल का, किसका, जीव मंडल का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक श्रृंखला थी, एक क्या थी, चेन थी, ठीक है। तो देखो फिर से समझ लो, जैव व्यवस्था में हमको क्या पढ़ने वाला है क्रम, कि जो परमाणु होंगे वो परमाणु मिलकर क्या करेंगे, अणु बनाएंगे, ठीक है। और अणुओं के मिलने से क्या होगा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन होगा। और कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक मिलकर क्या करेंगे, एक जीव द्रव्य बना लेंगे। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और फिर ये जीव द्रव्य, जैसे ही जीव द्रव्य का फॉर्मेशन होगा तो जीव द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली बन जाएगी, उस झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जैसे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो तुरंत वो क्या कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी, ठीक है। सेल हो जाएगा, सेल में दो भाग बन जाएंगे, कौन कौन से, एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हो जाएगी यूकैरियोटिक, यानी एक केंद्रक युक्त होगी और एक बिना केंद्रक वाली होगी, एक केंद्रक वाली होगी और एक बिना केंद्रक वाली होगी, ठीक है। फिर कोशिकाएं जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है, ऊतक का फॉर्मेशन करेंगी, ऊतक बनाएंगी। फिर ऊतक मिलकर क्या करेंगे, ऊतक तंत्र बना लेंगे। फिर ऊतक तंत्र मिलकर क्या करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। फिर अंग मिलकर क्या करेंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। और अंग तंत्र, सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करेंगे, कि जीव, एक शरीर को तैयार कर लेंगे, एक जीव बना लेंगे। अब जीव क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे, और प्रजनन के बाद क्या होगी, समष्टि पॉपुलेशन तैयार करेंगे। और पॉपुलेशन में क्या होंगे, समुदाय बटेंगे। और समुदाय से हमारा क्या, सभी समुदाय मिलकर क्या करेंगे, पारितंत्र बनाएंगे। और सभी पारितंत्र मिलकर क्या करेंगे, जीव मंडल का निर्माण कर लेंगे। इस तरीके से बायोस्फीयर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यही हमको पढ़ना है, जैव व्यवस्था। और ये हो गया जैव व्यवस्था का क्रम, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम हेडिंग लगाते हैं, सजीवों के लक्षण। हमें क्या पढ़ना है, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, यानी इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के लक्षण। यानी सजीवों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सजीव है या निर्जीव है। तो ध्यान से सुनना, हम सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो लक्षण सजीवों में प्रेजेंट होंगे वो लक्षण सजीवों में अब्सेंट होंगे, यानी जो लक्षण सजीवों में पाए जाएंगे वो निर्जीव में क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। यही सजीव और निर्जीव के बीच क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य। जो सजीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसे ही हम जीवन का भौतिक आधार, ये हमारा जीवन का क्या है, भौतिक आधार है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ,
ठीक है। और इसी जीव द्रव्य के अंदर सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइटल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल प्रोसेस बोलते हैं। इसी जीव के अंदर सारी क्या होती है, भौतिक जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वाइटल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, नंबर दो आपका हो जाएगा कोशिका संरचना। कोशिका संरचना का मतलब हो गया, कोशिका मतलब सेल, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। कोशिका संरचना, अब देखो ध्यान से समझना कि जो कोशिका संरचना होगी, जैसे मान लो हमारे पास क्या हुआ, ये जीव द्रव्य का फॉर्मेशन हो गया कि ये हमारे पास इतना जीव द्रव्य बन गया है। ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से क्या हुआ, जीव द्रव्य का ये फॉर्मेशन हो गया ऐसे। तो अब इस जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या होगा कि कोशिका संरचना, यानी इस जीव द्रव्य के चारों ओर क्या होगी, एक झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखो ये जो झिल्ली है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यानी जो कोशिका झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने के लिए, इस जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये किस में पाई जाती है, जीवों की सेल में, जीवों की सेल में, कोशिका में होता है। ठीक है। और क्या होता है कि पौधों में जो होता है, पौधों में ध्यान रखना कि पौधों में सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है। वो कैसी होती है, निर्जीव होती है। और ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है। और ये बनी काहे की होती है, सेल्यूलोज की। अगर आपसे पूछ दे तो क्या कहोगे, सेल्यूलोज की ये बनी होती है। तो कोशिका संरचना जो सेल स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म बना होगा उस प्रोटोप्लाज्म को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर क्या होगी, एक झिल्ली का फॉर्मेशन होगा। और इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। और जैसे ही कोशिका झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये एक क्या कहलाएगी हमारी, ये एक सेल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। ठीक है। और जीवों में क्या होती है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और पौधों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। पौधों में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर तीसरा क्या होता है, पोषण। जीवों में कौन सा लक्षण होता है, पोषण होता है। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। जितने भी जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनको जीवित रहने के लिए क्या, भोजन की आवश्यकता होती है। वो पोषण क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के बाद आ जाता है उपापचय। उपापचय जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, देखो ये उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी किताब में बोलता है संश्लेषणात्मक, और दूसरा आपका बताएगा विश्लेषणात्मक। तो जो संश्लेषणात्मक होता है इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक, और इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। सिंपल तरीके से समझना कि जो एनाबॉलिक होती हैं इनसे क्या होता है कि सरल से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। जटिल पदार्थों का निर्माण होगा, सरल से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। और कैटाबॉलिक में क्या होता है कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। सरल पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, कैटाबॉलिक है। ठीक है, मतलब क्या होंगे, इसमें जटिल होंगे और जटिल से क्या होंगे, सरल पदार्थों में टूट जाएंगे, और इसमें सरल पदार्थ होंगे वो जटिल पदार्थों में टूट जाएंगे, मतलब जटिल पदार्थों में निर्माण हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे संश्लेषणात्मक के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो पोषण की विधि है, पोषण जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को हम किस में रखेंगे,
इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम किस में रखेंगे, एनाबॉलिक में रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, भोजन होता है, भोजन को हम खाते हैं तो भोजन के अंदर क्या होंगे, सरल पार्टिकल्स होंगे और वो बाद में क्या हो जाएंगे, जटिल पार्टिकल्स में, जैसे प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट में टूट जाएगा। तो ये क्या है, एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, तो सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में जब कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक। और जब जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का अपघटन होता है तो क्या कहलाता है, केटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। और इन दोनों प्रोसेसों को जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी उपापचय, मेटाबॉलिज्म बन जाती है। ठीक है, तो सजीवों के जो लक्षण हो गया, आपका जीव द्रव्य हो गया, कोशिका संरचना हो गई, पोषण हो गई, उपापचय हो गया। मतलब कि सजीवों के लक्षण में कहेंगे कि सजीव में क्या होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, सजीवों में कोशिकीय संरचना उपस्थित होती है, सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं, सजीवों में क्या होता है, उपापचय होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट आ जाता है सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। यानी जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल से खींचते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। निर्जीव वैसा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गति। क्या आ जाएगी, गति। गति को हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट, मूवमेंट कह लो, या इसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन कह लो, लोकोमोशन कह लो, मूवमेंट कह लो, या इसको लोकोमोशन कह लो। ठीक है, और जो लोकोमोशन होता है मतलब उसको प्रचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रचलन बोलते हैं। मूवमेंट मीन्स गति होता है। मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं। गति करने का मतलब ये हो गया कि भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, क्या हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको भूख लगी है तो क्या कोई भोजन दे जाएगा कि नहीं, हमें भोजन क्या होगा, जाकर हमें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, हमें भोजन की तलाश में इधर उधर जाना पड़ेगा। जैसे खेत में पालक तैयार हुई तो हम खेत जाएंगे, पालक को लाएंगे, पालक को क्या करेंगे, पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है। जो पौधे होते हैं, पौधों में भी मूवमेंट होता है। पौधे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, बट वो क्या करते हैं कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के बीच जब क्या होता है, बीज में अंकुरण होता है, तो बीज में जब अंकुरण होता है तो उसमें एक प्रांकुर निकलता है और एक मूलांकुर निकलता है। तो जो मूलांकुर होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और जो बाद में क्या करता है, जड़ों का निर्माण कर लेता है। और जो प्रांकुर होता है वो प्रकाश की ओर, यानी प्रकाशानुवर्तन की डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन करता है, और वो बड़ा होकर क्या करता है, तना, पत्ती, फल, फूल वगैरह बनाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की क्या होती हैं, गतियाँ होती हैं। यानी मूवमेंट कहाँ, पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। ठीक है, फिर आता है छठे नंबर पे वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि। यानी वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। वृद्धि क्या हो गई, ग्रोथ। अब जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि में देखो पौधों और जीवों में अंतर है। जो पौधे होते हैं, पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो जीव होते हैं, जीव, ठीक है, जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि तक की एक निश्चित अवधि होती है। एक निश्चित अवधि के बाद क्या होती है, रुक जाती है, यानी ये फिक्स होती है। जैसे हमारी एज क्या है, हम लोगों की एज क्या है कि 21 साल या 22 साल तक हमारी एज में वृद्धि होगी, फिर उसके बाद वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। बट पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधे शुरुआत से लेके एक विशाल वृक्ष तक बनते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो इनमें वृद्धि के लिए कोई सीमा नहीं होती है। जीवों में क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है। तो ग्रोथ जो है सजीव में क्या होती है, ग्रोथ होती है। निर्जीव में तो ग्रोथ होती नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके घर पे एक फर्नीचर होगी और फर्नीचर वो 2 मीटर लंबी हो और 2 महीने बाद वो 4 मीटर लंबी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सजीवों में ये लक्षण पाया जाता है और निर्जीवों में ये लक्षण नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, तो जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी प्रजनन की क्या होती है, क्षमता होती है। जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन करके क्या करेंगे कि अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। भाई क्यों करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि आगे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। क्यों करते हैं कि जिससे हमारा क्या हो, आगे वंश चल सके। ठीक है, बट जो है निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप रूम में एक बेंच लेके आए हो और 1 साल में आपके घर में 12 बेंच हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि निर्जीव क्या करते हैं, प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करके अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, या बोल सकते हैं कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, फिर इनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनमें
संवेदनशीलता तथा अनुकूलन का बिहेवियर होता है। यानी अगर हम बात कर लें सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी का लक्षण पाया जाता है। जो सजीव होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और अनुकूल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन सजीवों में ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनने लगते हैं अपने, क्योंकि क्या होता है गर्मी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमको हल्के कपड़े पहनने होते हैं। बट अभी ठंडी आएगी तो ठंडी के अनुसार हमारा शरीर क्या होगा? ठंडी में ढल जाएगा। हम क्या करेंगे? मोटे कपड़ों को पहनने लगेंगे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। जैसे अनुकूलन के लिए, जैसे अगर आपके किचन में छिपकली होती है तो वो छिपकली क्या होती है? किचन में होती है, इसलिए वो ब्लैक कलर की हो जाती है अनुकूलन के कारण। और जिस रूम में होगी तो वो क्या होगी? वाइट कलर की होगी। तो ब्लैक कलर की छिपकली और वाइट कलर की छिपकली में क्या है? अनुकूलन। यानी वो किस वातावरण में रह रहे हैं, तो जिस वातावरण में रह रहे हैं वो उस वातावरण के अनुसार खुद को ढल लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और संवेदनशील का मतलब क्या होता है? स्नेह कि जो अपने वातावरण के चारों तरफ होने वाला परिवर्तन होता है, अपने वातावरण के चारों तरफ जो परिवर्तन आएगा हम उसको क्या बोलते हैं? संवेदनशील बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभी क्या है? गर्मी जाने वाली है, ठंडी आने वाली है, तो इस चीज़ को हम फील कर रहे हैं कि अब हल्की हल्की ठंडी आने लगी, तो ये क्या है? संवेदनशील हो गया। अभी जब ठंडी खत्म होगी तो हम फील करने लगेंगे कि देखो अब गर्मी होने वाली, आज मौसम गर्म है, तो हमने क्या करा? फील कर लिया, तो इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। ठीक है। और जब संवेदनशीलता आती है तो हम क्या करते हैं? अनुकूलन का पालन कर लेते हैं। जैसे अभी मान लो कल पता चल जाए कि कल हल्की हल्की ठंडी होने वाली है, तो अब ठंडी में हम कपड़े निकाल कर तो घूमने वाले हैं नहीं, तो क्या करेंगे? स्वेटर को पहन लेंगे, क्योंकि कल मौसम क्या है? ठंडा है। ये हमने क्या करा? संवेदनशील कर लिया। और उस संवेदनशील से बचने के लिए क्या करें? स्वेटर को पहन लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? अनुकूलन हो गया, यानी हम वैसे वातावरण में ढल गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। यानी उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर है, हम खाते पीते हैं, तो खाने पीने के बाद जो पोषक तत्व होता है उनको हमारा बॉडी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जिनका बाहर निकलना बहुत ही अति आवश्यक होता है, जैसे मलमूत्र वगैरह। ये सब क्या होता है? ये क्या है? एक्सक्रीशन है। ये अपशिष्ट पदार्थ है, पसीना है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जीवन चक्र। फिर क्या आता है? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये जीवन चक्र क्या है कि क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं? जीव जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, जन्म से फिर बड़े होते हैं, हम अपना ही जीवन चक्र ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद हम जो है धीरे धीरे खेलते कूदते हुए बड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है? जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे क्या है? खेलते कूदते हुए बड़े होते हैं। और बड़े होने के बाद फिर क्या करते हैं? पढ़ाई में जो है संघर्ष करने लगते हैं, और फिर खान पीन हमारा चलता रहता है। बड़े हो गए, फिर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए फिर शादी करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होने के बाद क्या होगा? मर जाएंगे। यही हमारा क्या है? जीवन चक्र है। कि यानी क्या होता है कि कोई भी जीव होता है वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, और प्रजनन करने के बाद में एक ऐसी कंडीशंस आती है कि वो क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, और उसका क्या होता है? अस्तित्व, बाद में उसको मरना पड़ता है। तो यानी जन्म से लेके मृत्यु तक की जितनी भी प्रोसेस करती है वो सब किसके अंतर आती है? जीवन चक्र के अंतर्गत आती है। यानी जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, जन्म से मृत्यु के बीच का जो सफ़र हुआ उसमें हम क्या करते हैं? जो भी प्रोसेस करते हैं वो क्या कहलाती है? जीवन चक्र कहलाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? सजीवों के लक्षण को पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछे सजीव तथा निर्जीव में क्या होता है, तो देखो सजीव में ये सारे कैरेक्टर होते हैं, निर्जीव में ये सारे कैरेक्टर नहीं पाए जाते। यही दोनों के बीच क्या होता है? डिफरेंस। जैसे कहते हैं कि क्या सजीव और निर्जीव में अंतर पूछे तो आप क्या कहोगे? सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीव जो है वो प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? एक जीवन चक्र होता है, निर्जीव में एक जीवन चक्र नहीं होता है। जो सजीव
होते हैं वो संवेदनशील तथा अनुकूलन का पालन करते हैं, ठीक है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर पौधों की बात करें तो जीवन पर्यंत तक वृद्धि करते हैं, अगर जीव की बात करें तो निश्चित अवधि तक वृद्धि करते हैं, और निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं, यानी उनके आयतन और आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि के साथ क्या होगा, इनके आयतन और आकार में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। पर बेंच जो होती है, बेंच की लंबाई चौड़ाई जितनी होती है वो हमेशा उतनी ही रहती है। कि ऐसा होता है 2 दिन बाद बढ़ जाती हो, नहीं होता है। तो निर्जीवों में वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं या लोकोमोशन करते हैं, प्रचलन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। निर्जीव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है कि ये वाइटल प्रोसेस है। श्वसन क्या है, एक वाइटल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, जिसको सजीव चाहकर भी नहीं रोक सकते। जैसे हम कहें कि आप 5 मिनट अपनी सांस रोक के दिखाओ, तो आप सांस को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि ये वाइटल प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे आपकी मृत्यु होगी ये प्रोसेस बंद हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि इस चैप्टर में जितना भी हमको मेन पढ़ना था वो सारा टॉपिक क्या कर दिए, कवर कर दिए। और आज का ये लेक्चर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जूलॉजी का, ठीक है। उसमें हम पूरा सेल का डिटेल पढ़ेंगे कि सेल कोशिका क्या है, प्रोटो और ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो आपको पढ़ा है वो क्या है, काहे से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।